रेडी? मोबाइल छोड़ दीजिए, अब मैं आ गया हूं। बोले नहीं कौन सा ऑफिसर आ गया जो हम मोबाइल छोड़ दें। कौन सा? लॉ ज्यादा पढ़ लिया बच्चा लोग नहीं। सर अभी क्या हुआ है कि इंस्टीट्यूट, मैं स्टार्ट करूं अपना बातचीत। बेटा नारायण मोबाइल बंद कर, बेटा इधर ध्यान दे। अभी क्या हुआ है, अभी 2 महीना पहले आईसीएआई ने अकाउंट्स के पेपर में लॉ वाला वो अमेंडमेंट जो आप लोगों ने लॉ में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, क्या लोग बोलते हैं सर, लोग उसका शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं डीआरआर बोलते हैं। तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को लेकर के जो अमेंडमेंट आया है, और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट जो होता है डीआरआरआई बोलते हैं। डीआरआई क्या फुल फॉर्म? डिबेंचर, अच्छा डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, ओके, एन इन्वेस्टमेंट विच इज डन फॉर रिडीमिंग द डिबेंचर्स। अच्छा, वैसे हम लोग डीआरआरआई बोलते हैं। डीआरआरआई डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है। हाँ तो ठीक है, मैं डीआरआरआई बोलूंगा, मेरे को माफ किया जाए लॉ के जानकार लोगों से। डीआरआर और डीआरआरआई, अभी लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट आया, एक स्वीपिंग अमेंडमेंट आया, जिसको लेकर के इंस्टीट्यूट ने क्या किया, अपने पूरे स्टडी मॉड्यूल को रिवाइज कर दिया और हर सम में इस तरह से बना करके दे दिया कि दिस कंपनी इज एन अनलिस्टेड कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। आपने सुना होगा वो 10% का और 15% के रूल, फलाना एग्जेम्प्टेड ढिकना एग्जेम्प्टेड करके, मैंने लॉ का वो बना दिया, इसको अकाउंट्स के इस चैप्टर को लॉ का चैप्टर बना दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि अमेंड करके पूरा लॉ के हिसाब से चैप्टर डिजाइन कर दिया, तो हम लोगों का भी जिम्मेदारी बनता है कि लॉ पे, ऐसे सारे चैप्टर में तो लॉ का फोकस रखते ही हैं, बाईबैक वाईबैक वगैरह तो लॉ के हिसाब से पढ़ते ही हैं। अब इस चैप्टर को भी फुल फ्लेजेड हम लोगों को लॉ के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको कुछ दिन पहले एक बात पूछा था कि डीआरआर का और डीआरआरआई का नया रूल क्या है। आप लोग नहीं बोल पाए थे उस दिन। कल की क्लास में जब आप आएंगे, सारे बच्चों के पास बुक होनी चाहिए लॉ वाली, जिसमें वो सेक्शन लिखा हुआ हो, जिसमें डीआरआर और डीआरआरआई के ऊपर नोट हो। अगर आप बुक नहीं ला पाओगे तो कम से कम उस पेज का फोटो जेरोक्स जरूर लेकर के आओगे। ओके, बिफोर दैट, वहां तक हम लोग नेक्स्ट डे पहुंचेंगे, आज तो हम लोगों को बेसिक्स में टाइम लग जाएगा। बिफोर दैट मेरा पहला लाइन, डिबेंचर, एक कंपनी जिसने डिबेंचर इशू किया है, क्या है? एक कंपनी जिसने डिबेंचर इशू किया है, उसके लिए डिबेंचर क्या है? काइंड ऑफ लोन है। तो हम लोग ये जानते हैं कि डिबेंचर इज ए बोरोइंग, लिखा जाए। क्या पहली बार आज डिबेंचर बैलेंस शीट में लिखोगे कि कई साल से लिख रहे हो? मेरी क्लास में बहुत बार लिख दी हम लोग डिबेंचर को बोरोइंग में। इंडिया में इररिडीमेबल डिबेंचर इशू करना अलाउड है क्या? इररिडीमेबल डिबेंचर इशू करना अलाउड। अब मैं लॉ की बात, मेरे को मजबूरी, अभी लॉ को पूरा डिस्कस करना पड़ेगा।
पेपर माने ये चैप्टर को वैसा बना दिया गया है, ठीक है। तो जहां जहां पे भी लॉ में हम फंबल करेंगे अगर, तो आप मुझे हेल्प कर दोगे। करेंगे नहीं हम फंबल, पर अगर किए तो आप हमको हेल्प कर दोगे। लिखो, इररिडीमेबल डिबेंचर्स कांट बी इश्यूड। ये कुछ जनरल बातें, हाँ कुछ जनरल बातें, और उसके बाद कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज, और उसके बाद फिर रिडेम्पशन में जंप मारेंगे। जब रिडेम्पशन में जंप मारेंगे तब आपसे डीआरआर और डीआरआरआई के बारे में पूछेंगे जो नेक्स्ट डे होगा। डन। आप खुद अपना डीआरआर और डीआरआरआई का प्रिपरेशन करके आओगे, खाली वो लेके नहीं आओगे, पन्ना लेके नहीं आओगे, उसको पढ़ के भी आओगे। इंडिया में जनरली स्पीकिंग मैक्सिमम डिबेंचर की रिडेम्पशन लाइफ कितने साल की होती है? क्या उसको एक्सटेंशन करना अलाउड है कुछ कुछ केसेस में, या एकदम 20 माने हार्ड एंड फास्ट अलाउड है? एक्सीलेंट, ये मैं लिखाऊंगा नहीं, आपको जानकारी है, आपने बोल दिया, थैंक यू, फुल स्टॉप। आगे अब स्टोरी इज कि डिबेंचर हो या शेयर हो, आजकल डिस्काउंट में इशू करना अलाउड नहीं है, ना ही डिस्काउंट में आप रिडीम कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन पेपर में ना डिस्काउंट में इशू करने का जर्नल एंट्री पूछ सकता है, ठीक है, अलाउड नहीं है, पूछ सकता है। हम लोग तैयार रहेंगे। नहीं पूछेगा वेरी मच, अभी तो क्या ना पूरा फोकस हो गया कि हम तो लॉ के हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे डिबेंचर के चैप्टर को, तो हो सकता नहीं पूछे, थैंक यू, नहीं पूछेगा तो बढ़िया है, पर सीख के रखने में बुराई नहीं है। तो अगर कोई कंपनी, बच्चों ध्यान देना, अगर कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है, प्रोस्पेक्टस डालती है, कोई भी पब्लिक इशू लाई, प्रोस्पेक्टस तो डालना ही पड़ेगा, और प्रोस्पेक्टस में बोलती है कि हम नहीं, मेरे को ऐसे नहीं, ऐसे बोल दो, अगर कोई डिबेंचर प्रोस्पेक्टस लाती है, डिबेंचर इशू करने के लिए कंपनी प्रोस्पेक्टस लाती है, और उसमें यह बात बोलती है कि हमको डिबेंचर प्रीमियम में रिडीम करना है, तो जनरली कंपनियां लोग क्या करती हैं, प्रीमियम में रिडेम्पशन होने का जो लायबिलिटी एक्स्ट्रा होगा, लायबिलिटी एक्स्ट्रा जो होगा, उस लायबिलिटी को ये लोग फर्स्ट डे प्रोवाइड कर लेते हैं। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, दे रिकॉर्ड द लायबिलिटी ऑन द फर्स्ट डे। कौन सा लायबिलिटी? जो प्रीमियम में रिडीम करेंगे 10 साल बाद, उस लायबिलिटी को फर्स्ट डे लिख लिया जाता है। अब अगर आप एक 10 साल बाद वाली लायबिलिटी को पहले दिन लिखेंगे तो आपको डेबिट में लॉस भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिडेम्पशन प्रीमियम इज ए लॉस। ज्यादा पैसा किसी को भी चुकाएंगे तो वो लॉस तो है, उस लॉस का अमोर्टाइजेशन होता है, और उस लॉस के अमोर्टाइजेशन को फिनांस कॉस्ट बोला जाता है। ये अभी पढ़ा के दिए तुमको, अभी खत्म किए। उसका अमोर्टाइजेशन होता है, और उसके अमोर्टाइजेशन को फिनांस कॉस्ट बोला जाता है ना। आई एम राइटिंग समथिंग एंड आई विल बी गिविंग दिस टू यू एज ए क्वेश्चन, यू जस्ट अंडरस्टैंड इट एंड देन यू विल राइट इट। मान लो एक कंपनी ने 100 रुपए फेस वैल्यू का बॉन्ड इशू किया पार पे, और बोला कि 10 साल बाद हम 12% प्रीमियम में रिडीम करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री में 4 अकाउंट अफेक्टेड होते हैं, 2 नहीं। सोचिए क्या क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट, 2 डिबेंचर्स, 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये लायबिलिटी है, प्रॉफिट नहीं है, लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी ये लोग फर्स्ट डे में रिकॉर्ड करते हैं। कुछ लोग नहीं भी करते, हालांकि दैट इज नॉट करेक्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स,
बट जो लोग नहीं करते हैं उनका कैसे मैनेजमेंट होता है हम पढ़ाएंगे। अब इसके फिगर बताओ। 100, 12, 112, चार अमाउंट अफेक्टेड है। 100 और 100 सिंपल है। 12 का लॉस और 12 का लाइबिलिटी नयापन है बात में। अच्छा, बात में जो नयापन है ना वो तुम लोगों को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि तुम लोग का बचपन ऐसे ही करके पढ़ पढ़ के गुजरा है कि फ्यूचर लाइबिलिटी रिकॉर्ड करो। So you people must be very comfortable when somebody is recording a liability which will going to be or which will be paid after 10 years. If you know about the liability and the liability is confirmed, why not record it? जल्दी हाँ बोलो। तो आप लोग आराम से इसको रिकॉर्ड करते हो। सीए फाइनल में पीवी का कॉन्सेप्ट लगता है, इन सब चीजों में प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगा करके रिकॉर्ड होता है। वो इंड एस 109 होता है उन लोगों के सिलेबस में। हम लोग का वो सिलेबस नहीं है, हम लोग का थोड़ा सा डिफरेंट है इंटर में। नाउ बैलेंस शीट में कहां रहेगा? लॉन्ग टर्म। एक बच्चा बोला लाइबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में रहेगा बोल देता। इसको बताओ। लाइबिलिटी है, रिजर्व नहीं है। लाइबिलिटी है, ऐसे रुपया देंगे। लाइबिलिटी है, रिजर्व से कैसे माइनस? इसको रिजर्व से माइनस करोगे? इसको अगर माइनस ही करना हो, इसको करना है। ये सोचो ना, ये बोल रहा हूं रे बेटा, ये वाला। हाँ, लाइबिलिटी है, तुम लोग रिजर्व कर रहे हो। एक तो रिजर्व से माइनस ही करने का बात करने लग गया। क्रेडिट साइड में है, अगर होगा तो ऐड होगा रिजर्व के साथ, अगर कुछ होगा तो। इसका बात तुम्हारा आंसर करेक्ट है। इस पे भी अभी AS16 के कारण आंसर चेंज है, मैं आपको बताता हूं। पहले इस पे बात करते हैं ना बेटा। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ये अदर नॉन करेंट लायबिलिटी है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और इसको नहीं, शेड्यूल 3 और A16 दोनों असेट साइड में लिखने अलाउ करता है। भले ये फिक्टिशियस असेट हो, भले ऑल अदर फिक्टिशियस असेट को तुम रिजर्व से माइनस करते आए हो और तुम करेक्ट भी करते आए हो, हर बार हमने टिक मारा है, इसमें नहीं मारने देंगे, क्योंकि ये बोरोइंग से रिलेटेड लॉस है, इसको असेट साइड में लिखना अलाउड है। इंस्टीट्यूट का शेड्यूल 3 पे जो गाइडेंस नोट है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में भी आपने अमोर्टाइजेशन वर्ड सुना होगा, उसमें यह साफ है कि इसको आप अदर नॉन करेंट असेट में लिख सकते हो, रादर लिखते हैं लोग। अब मान लो मैं इसको 5 साल में अमोर्टाइज करूंगा, जवाब दीजिए। 1/5 करके पीएल में भेजेंगे धीरे धीरे करके, तो वो जब पीएल में जाएगा 2.4 करोड़, पीएल में वो कहां पे जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट में। बोरोइंग कॉस्ट नाम नहीं है, पीएल में उसका नाम है फाइनेंस कॉस्ट। तो पीएल में फाइनेंस कॉस्ट में जहां इंटरेस्ट लिखते हो ना, उसी के नीचे में अमोर्टाइजेशन लिख करके डाल देना। क्लियर? फुल स्टॉप। सेकंड, ये हम लिखाएंगे आप लोगों का। सेकंड, ये चीज होता नहीं है पर क्वेश्चन पेपर में तुमको मिला, अगर तो कैसे सॉल्व करोगे? हां सुना, 100 रुपए का एक फेस वैल्यू का बॉन्ड है, कंपनी ने 4% डिस्काउंट पे इश्यू किया, घर में 96 रुपीज लाया, करोड़ में है ये, और बोला रिडेम्पशन के वक्त हम 11% प्रीमियम में रिडीम करेंगे। हाँ, बच्चा इशारा करके बोल रहा लॉस वाले में दोनों अमाउंट आ जाएगा, तो फिर आप लोग मैनेज करके दीजिए। गुड है, थैंक यू। मैं लिखूं, आप बोलोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। प्रीमियम खाली मत बोलिए,
खाली प्रीमियम बोलने से ना बच्चे सिक्योरिटी प्रीमियम का स्मेल आता है, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स एंड सरप्लस है, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बोलने से ना लाइबिलिटी का स्मेल आता है, और हमारे यहां पे ये लाइबिलिटी है क्योंकि हम उसको 11 रुपया ज्यादा देने वाले हैं। तो आप खाली प्रीमियम बोल के मत रुकिएगा प्लीज मेरी क्लास में, क्योंकि यही तो डिस्टिंक्शन है आज की क्लास में, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न। आई मीन बिफोर वी स्टार्ट रिडेम्पशन दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न। अच्छा, अब एक और केस जिसको लिख लेने से आपका बाकी दोनों केस नहीं लिखने से भी चलेगा, वो है कि मान लो एक कंपनी ने 100 रुपए के फेस वैल्यू का बॉन्ड इशू किया प्रीमियम पे। प्रीमियम पे इशू करना अलाउड है लॉ में। प्रीमियम लिया 6% और बोला रिडीम करेंगे 11% पे। देखिए बच्चा क्या बोल रहा है, बोला 2 ठो आएगा, करेक्ट बोल रहा है। बोला एक सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा और एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी आएगा। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम तो रिजर्व है तो क्रेडिट साइड में आएगा, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन तो लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में आएगा, और डिबेंचर खुद तो लायबिलिटी है ही, वो भी क्रेडिट साइड में आएगा। तो पहले क्रेडिट साइड का 3 मसाला लिख देते हैं। प्लीज मत बोलना कि सर कहीं पर भी आपने 10% वर्ड यूज नहीं किया है, मन मन में किए थे। पांच से ज्यादा लेजर हेड एक जर्नल एंट्री में डिबेंचर इश्यू में नहीं होते। तो 4 वाले को क्यों टच करें, 5 वाले का एंट्री मार लें तो सब कंप्लीट है। आप नहीं समझे बात को, क्योंकि इसमें सारे लेजर हेड आ गए डिस्कशन के एजेंडा में। ठीक है, सो नाउ यू हैव टू आंसर मी कि इन 5 का डेस्टिनेशन क्या है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, अदर नॉन करेंट असेट, बिकॉज अब ये अलाउड है। बोरोइंग से रिलेटेड हर लॉस, याद है प्रीमियम एंड डिस्काउंट का अमोर्टाइजेशन, अदर एंसिलरी एक्सपेंसेस, आप लोग तो अभी रिलेटेड एक्सपेंस को बोरोइंग कॉस्ट बोले थे। अदर नॉन करेंट असेट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, रिजर्व्स एंड सरप्लस, अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो डेस्टिनेशन सबका परफेक्ट है, जर्नल एंट्री को लेकर के हमें डिस्प्यूट नहीं है। हम लिखा रहे हैं ये वाला। हाँ, एक लाइन और कि अगर कंपनी ये कमिट करे डिबेंचर होल्डर लोगों को कि हम तुमको डिस्काउंट में रिडीम करेंगे, अलाउड नहीं है लॉ में। हाँ, पर मान लो बोले हम डिस्काउंट में रिडीम करेंगे, तो रिडीम जब करेगा, कंपनी 100 का माल है, मान लो 100 रुपए लिया पब्लिक से, और पब्लिक को बोला हम आपको 96 में रिडीम करेंगे, वापस 96 देंगे। आप क्वेश्चन रेज कीजिएगा, सर कैसे कोई डिबेंचर होल्डर आपको 100 करोड़ दे करके वापस में 96 करोड़ मांगेगा, ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है? फालतू बात करके क्या फायदा है? क्वेश्चन पेपर में आया है, इसलिए जर्नल करना है तो प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट अगर होगा, ये प्रॉफिट हमें होगा 10 साल बाद, तो क्या ICAI अलाउ करेगा? अरे लॉ तो ऐसा चीज को अलाउ ही नहीं करता है। अभी अकाउंट्स में पूछ रहा हूं मैं, अगर बोला इसका जर्नल मारो तो क्या आप उस डिस्काउंट वाली प्रॉफिट का रिकॉर्डिंग आज करोगे या 10 साल बाद करोगे? हैपनिंग के बाद की एंटिसिपेशन पर? हैपनिंग के बाद। 2 बड़ा बड़ा चीज पढ़े, क्या कि रिडेम्पशन में देने वाले प्रीमियम का लायबिलिटी टुगेदर विथ लॉस। क्या बोले फिर से? डिबेंचर के रिडेम्पशन में प्रीमियम देने वाली लायबिलिटी टुगेदर विथ लॉस का रिकॉर्डिंग आज हो जाएगा, पर अगर डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट
डिस्काउंट, तो उसमें होने वाला प्रॉफिट का रिकॉर्डिंग 10 साल के बाद में होएगा। कॉन्फिडेंट? लास्ट बात, फिर एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ये वाला राइटिंग। अगर डिबेंचर डिस्काउंट में रिडीम होगा 10 साल बाद, तो जो 4 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट होगा बुक्स में, बैलेंस शीट में लायबिलिटी 100 करोड़ है, पेमेंट आप 96 करोड़ लिखोगे, तो आप लिखोगे डिबेंचर टू बैंक, तो डिबेंचर डेबिट 100, टू बैंक 96, तो टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन नहीं होगा क्या? वो 4 करोड़ के प्रॉफिट का आपके थिंकिंग वाइज, अब आप इतना दिन से पढ़ रहे हो अकाउंट्स, उसका नेचर क्या है? माने वो पीएल में जाने वाला रेवेन्यू इनकम है या एक तरह का कैपिटल रिसीट या कैपिटल इनकम है, जिसको बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व में भेजे कि पीएल में भेजे, इसको लेकर के क्या लड़ाई है आपके मन में? आई एम जस्ट आस्किंग दिस टू यू, आई जस्ट वांट टू आस्क दिस। इसके प्रॉफिट को कहां भेजा जाना चाहिए? कैपिटल रिजर्व में, इसको पीएल में नहीं भेजना चाहिए। और कैपिटल रिजर्व में भी भेजेंगे, लेकिन 10 साल के बाद। बहुत सारा बड़ा बड़ा बात कर लिए, देख भले इजी वे में बात किए, बट वी हैड टॉक्ड लॉट ऑफ थिंग्स। नो, कॉपी में आप 3 नंबर पॉइंट में लिखोगे, पास ए जर्नल, a company issued ₹100 face value debentures at a premium of 7%, इशूड बोले कि रिडीमेबल बोले? हाँ, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 13%, बस इसका जर्नल पास करके दो। पांच लेजर हेड अफेक्टेड होंगे, पांचों के नाम और अमाउंट। नाम तो मैंने लिख दिया, अमाउंट बताओ। बी के जैसा लग रहा था, कोशिश किए कि 1 के जैसा लगा दे, और ज्यादा बी के जैसा लगने लगा। क्या है? कहावत है, इसको प्लीज गाली की तरह मत देखना। कहावत है कि गीदड़ की जब मौत आती है शहर की तरफ भागता है। क्या मतलब है इसका? तो पंगा मत लो, हो सकता मौत को बुलावा दे रहे हो। साला शर्म नहीं है, इतना कचरा लोग है, जानता है आदमी हंसी मजाक कर रहा है। नहीं रे बाबा, इतने अच्छे बच्चे आप लोगों के साथ रहते हैं तो टाइम गुजर जाता है। सुनिए, आप लोग ना एक बहुत दिन पहले हम लोग आपसे बात किए थे और आप लोग बहुत अच्छा जवाब दिए थे लॉ का।
इसका और इसका कोई कनेक्शन है क्या लॉ में? क्या है? बीबीसी बॉम्ब? बोले बीबीसी बॉम्ब? बीबीसी इज अ न्यूज चैनल, आई मीन ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। क्या बोले तुम? अच्छा ये नाम है? अच्छा, बाई बैक, बोनस, कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। अच्छा वो नहीं है। हाँ तो ये वही है क्या? तेरा पी मेरा एल मैच कर रहा है, देख पीएल बन गया, देख। सॉरी सॉरी, बहुत घटिया जोक, बहुत घटिया, बहुत ही घटिया, आई एम सॉरी, बट अब ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है यार, प्लीज। बहुत घटिया। क्या अखिलेश तू अलाउ करेगा इस सिक्योरिटी प्रीमियम की प्रॉफिट से इस 13 रुपए के लॉस को मैं एडजस्ट कर दूं? क्या तेरे लॉ के सर, अकाउंट्स के सर को परमिट करेंगे कि वो एक जर्नल एंट्री मार दे? लॉ के सर नहीं, अकाउंट्स के सर एक जर्नल मार दें, सिक्योरिटी प्रीमियम टू लॉस अकाउंट। और खास करके ये सिक्योरिटी प्रीमियम तो अभी जिंदा हुआ है, और मेरे पास तो पुराने सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो सकते हैं। ये तो खैर है ही है 7 करोड़ रुपया का, पहले का और भी हो सकता है, तो हम आराम से इससे एडजस्ट कर दें बिना तुमसे परमिशन लिए हुए। यस और नो? लॉ का घटिया क्वेश्चन, लॉ का क्वेश्चन, कैन है कि विल है? नहीं समझे क्वेश्चन? क्या मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन तो बता दे, मेरा क्वेश्चन तो बता, एक मिनट मेरा क्वेश्चन तो बता, आंसर। हाँ मतलब एकदम गला में गोली बंदूक सटा करके बोलोगे क्या कि करो, या मेरा मन होगा तो मैं करूंगा? हाँ तो हाँ, अगर मेरा मन नहीं है तो मैं इसको अलग से असेट साइड में और इसको अलग से रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाऊंगा, और अगर मेरा मन है तो मैं एडजस्ट, बॉयज 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 प्लीज, मेरा मन है तो हम एडजस्ट करेंगे। सो परफेक्ट। आप लोगों का यहां तक का कहानी, लॉ में हमको एक सूता का प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा बोल रहा हूं, पता नहीं क्या है कि आप बच्चे लोग लॉ बहुत सीरियसली पढ़ रहे हो, या आपके सर लोग बहुत सीरियसली पढ़ा रहे हैं। हाँ यही है, सब फेल हो उसी में ना। 3 पेपर है जी फेल होने के लिए, ऑडिट और वो ITSM ना क्या है वो, उसी को ये, एंड द लास्ट वन इज लॉ। ये तीनों में सॉलिड चांस होता है फेल होने का। मेजर रीजन ऑफ बीइंग फेल्ड इन दीज पेपर्स आर योर वे ऑफ राइटिंग, नॉट योर कंटेंट। मैं थोड़ा सा बोलूं, हेल्प करूं ये वाला, ये मतलब एग्जाम से रिलेटेड 2 बात करता हूं, उसके बाद फिर मैं अपना वापस इस पे आऊंगा। मेरे को 2 मिनट लेकिन बोलना है, ये खत्म करते उठ मत जाना, ये वाला बोल के उठूंगा मैं। हाँ ये एक्स्ट्रा बोल रहा हूं। ये जो तीनों पेपर हैं, जो भी मतलब जिसने भी लिखना है ABCD FG HIJ जो भी, वहां पे ना यू पीपल हैव गुड कंटेंट। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कंटेंट नहीं है, जिनके पास कंटेंट नहीं है वो पढ़े हुए नहीं है, मतलब दे डोंट स्टडी, और ऐसे एग्जाम देने चला गया तो वो तो ऐसे भी पास नहीं करेगा। देख भाई, CA फ्लूक में पास नहीं होता है, CA पास करने के लिए मेहनत चाहिए, एकदम सिंपल मान के चलो, बंडलबाजी करके CA पास नहीं होएगा। तो कंटेंट रहता है बच्चों के पास, राइटिंग में प्रॉब्लम है। इंटेंशनली कम राइटिंग होती है, खुद ही डिसाइड कर लेते हैं बच्चे कि ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये मोर इंपॉर्टेंट है। बच्चों के पास एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आता है
और उस पैराग्राफ में मान लो बच्चों को मालूम है कि यहां 6 लाइनें हैं, लिखते वक्त उन लोगों का एक हैबिट बन जाता है कि 6 लाइनों में मेरे को क्या क्या मिनिमम लिखने से मेरे को मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। आप समझ रहे हो? और वो पूरा कोशिश करते हैं बच्चे कि जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम लिखा जाए। कंटेंट लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन कम रहता है, उनके आंसर खाली पॉइंट के रह जाते हैं, पैराग्राफ्स के नहीं होते। टीचर को फ्रस्ट्रेशन होता है, इतना क्या दादागिरी है, इसको पेपर लिखने दिए हैं, थोड़ी पढ़ाने बोले हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो कंटेंट लिखने के बाद भी आप लोग को मार्क्स नहीं मिलता, ठीक है? कुछ टर्म्स पे भी मार्क्स कटते हैं, कुछ स्पेसिफिक जो टर्मिनोलॉजी है, जो इस तरह की टर्मिनोलॉजी है कि उसको मिस नहीं करना चाहिए लिखते वक्त। जैसे फ्री रिजर्व, जहां वर्ड आए वहां फ्री मिस कर दिए, बोले क्या फर्क पड़ता है? नहीं मिस कर सकते, वो फ्री रिजर्व है, वो रिजर्व नहीं है। खाली रिजर्व लिखने से बदल जाता है उसका मीनिंग। बच्चे इस बात को केयर नहीं करते। तो टर्म्स पे और राइटिंग पे, जिसको अपन बोलते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग पे फोकस कम हो गया है बच्चों का। और मैं बार बार बोलता हूं, इसके पहले भी कई एक दिन बोला आपको, इसका गुनहगार व्हाट्सएप है, इसका गुनहगार ये है। हैप्पी बर्थडे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इसको मुन्ना सीरियसली अवॉइड करना है। इसमें ना गर्ल्स लोग बेटर है, इसमें बॉयज लोगों का ज्यादा बैंड बजा हुआ है। माने गर्ल्स लोग अभी भी इस तरह के राइटिंग, मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? मतलब ये जो लेस राइटिंग वाले चंगुल में अभी तक फंसी नहीं है। एग्जाम में उन लोगों को फुल लिखने का एक तो जज्बा रहता है, और हम लोग को साला स्ट्रेस ये हो जाता है, इतना पेपर लग कहां रहा है इसका। रहता है ना, बोलो हम लोग का ऐसा रहता है कि नहीं? मेरा तो अभी से हो गया। हाँ, तो ये लोग डराता नहीं है बेटा, हम लोग कम लिखते हैं। इसको अब इज्जत से मेरी बात को मान लो मेरे बच्चों। अच्छा, कोई गर्ल्स भी अगर कम लिखती है तो वो भी इस चीज को चेंज कर लो। इट्स नॉट दैट कि मैं प्रेज कर रहा हूं तुम लोगों को, इट्स जस्ट दैट कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। और ये चीज ना प्रैक्टिकल में तुमको पिंच नहीं करता, बिकॉज प्रैक्टिकल में तुमको हाँ मोर राइटिंग लेस राइटिंग का कहानी बनता ही नहीं है, बहुत कम बनता है। एक दो जगह पे नोट लिखने का बनता है कि हाँ मेरे को वर्किंग नोट एजम्पशन लिखना चाहिए, वहां पे एक आध मार्क कट जाता है, पर यहां तो बुरी तरह से मार्क्स कट जाता है। इसको आप अगर ठीक कर लेंगे ना तो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बच्चे जानते नहीं है, ऐसा है कि बच्चे जान के भी लिखते नहीं है, और उस पर फिर मैंने ब्लेम ये देते हैं कि हम तो लिखे थे, हमको मार्क्स नहीं मिला। आप लिखे तो थे, बहुत कम लिखे थे, ठीक है? ये चीज को चेंज करो, फर्क पड़ेगा ओवरऑल परफॉर्मेंस में, ठीक है? इंटरेस्ट का स्टोरी पे 2 लाइन का डिस्कशन करो। 10% डिवेंचर का इंटरेस्ट देना है कंपनी के लिए, क्या है? फाइनेंस कॉस्ट, लाइबिलिटी भी है, पेमेंट भी करना है। जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर पेमेंट नहीं हुआ अभी, अगला साल के बिगिनिंग में पेमेंट हो जाएगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट तो डेबिट करेंगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। डिवेंचर होल्डर नहीं लिखने का है, कोई जरूरत नहीं। नाम ऐसा दो जो बैलेंस शीट में साला किसी नाम के अंदर अच्छे से जा पाए। होल्डर नाम देना होना तो तुरंत खत्म करना है। माने होल्डर बैलेंस शीट में अपन नहीं लिखेंगे, अपन ऐसा नाम लिखेंगे बैलेंस शीट में जो नाम सूट करे बैलेंस शीट को। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट।
लॉ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंडिया में ये चलन है, मुझे मालूम नहीं लॉ के सेक्शन में भी लिखा हुआ है क्या। हाँ, मैं कुछ बोलूंगा देखना, तो सेक्शन में अगर लिखा तो बताना मेरे को, इट विल बी ए हेल्प फॉर मी, क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो हमको मिला नहीं था, पर हम देखते हैं हमेशा प्रैक्टिकली ये होता है। तो जस्ट आई हैव एन इंटरेस्ट टू नो कि कहीं सेक्शन में तो नहीं लिखा हुआ है। जैसे मान लो कोई कंपनी 10% डिवेंचर 100 रुपए का इशू करती है, और मान लो 1 अप्रैल को इशू करती है, तो 2 बार इंटरेस्ट देती है, 6-6 महीना करके। आपको लॉ के सर लोग इसके ऊपर फोकस डाले 6-6 महीना करके 2 बार पेमेंट को लेकर के? याद नहीं है, मैंने नहीं डाले, नहीं तो तुम लोग को याद बहुत रहता है। इसका मतलब लॉ में नहीं है, नहीं समझे अभी भी। लॉ में नहीं है कि आपको ऐसा करना है, कंपनी को पेमेंट करना है, काम खत्म। तो साल में लोग ना 2 बार पे करते हैं। एक बार मान लो पे कर दिए 30/9 को, और एक बार 31 मार्च को। कितना कितना रुपया पे करेंगे? 5-5। तो इंटरेस्ट टू बैंक 5-5 लिख देंगे। अब लेकिन इंटरेस्टिंग कहानी कब बनती है कि 1/4/19 को आप डिवेंचर इशू किए 100 रुपए का लाइबिलिटी खड़ा हो गया, आपने पेमेंट का डेट रखा 30/6 और 31/12। ऐसा भी डेट रखते हैं लोग, जून और दिसंबर, और आपका ईयर एंड लेकिन मार्च में आएगा। तो आप पहले कितना पेमेंट करेंगे? 3 रुपया। फिर कितना पेमेंट करेंगे? 6 रुपया। फिर अगला 6 बोलने दो, फिर अगला 6 रुपया का पेमेंट कब होगा? डेट बोलना है 30/6/2020। पर यहां तो ईयर एंड खड़ा है रास्ते में। आप नहीं समझे अभी भी? आप जानते हैं, बहुत स्मार्टली जानते हैं। तो 3 महीना का 3 रुपया का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग तो एंट्री मारना होगा। इसका एंट्री हो गया इंटरेस्ट टू बैंक, इसका हो गया इंटरेस्ट टू बैंक, और इसका हो गया इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ये वाला आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और अगला 3 महीना का सच्ची का इंटरेस्ट मिलाकर के जून में 6 रुपया पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे भी ना हम लोगों को क्वेश्चन पेपर में हम लोगों को फंसाया जाएगा। इस पे थोड़ा केयर ले लीजिएगा। इंटरेस्ट का डेट क्या है, और याद है इन्वेस्टमेंट के चैप्टर में अपन लोग ध्यान देते थे, बड़ा जबरदस्त टाइप से अक्रूवल कराते थे। तो जब इन्वेस्टर अक्रू करेगा तो यार कंपनी भी तो अक्रू करेगा ना। सो विद दिस आज की क्लास में कंप्लीट, समझ में आया आज का क्लास अच्छे से? आज की क्लास में कंप्लीट करता हूं। कल अपन डिवेंचर का उससे मिलेंगे, मतलब डिवेंचर का डिस्कशन पूरा करेंगे। और आपका कल का होमवर्क वो 10% और वो 15% वाला, तेरा क्या कहानी हुआ? 15% पे उस दिन बहस हो रहा था, आप ही तो थे ना? कौन सा? देखिए हमको कैसे याद रहता है और आप लोगों को याद नहीं रहता है। डेट का प्रॉब्लम था, क्या था वो? क्लास खत्म है। हाँ, जिसको जाना चले जाओ, 2-4 मिनट, जिसको बैठना बैठो। किसी के पास लॉ का वो बुक है जहां पे वो प्रोविजन लिखा हुआ है? फोटो है, खींच के लाए हैं। आपको याद था कि हम बोले हैं? दीजिए मेरे को। हाँ 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 हाँ, तो मतलब वो उनसे बात, उनका नंबर मेरे पास है, तो उनसे मैं कोऑर्डिनेट करके, अश्विन पढ़ता है। अच्छा, वो लास्ट में तो वो दे देगा। तो जेरोक्स? हाँ, वो जेरोक्स करके या उनको कॉपी दे देगा। वो बोले हम जेरोक्स करके तुमको 1 घंटा में ला के दे देगा। अच्छा ठीक है, तो तुम मेरे यहाँ पे रख दो, वो जब आएगा। हाँ। वो अभी आ गया है क्या? देख लो। नहीं नहीं, अभी नहीं है, वो बाहर गए हैं। अच्छा ठीक है ना, वहाँ रख दो। ठीक। तो मैं बात, वो बोले कि हम तुमसे बात करके कोऑर्डिनेट करके तुमसे कॉपी लेके तुमको वापस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
बड़ा कलरफुल बुक है।